वेलकम टू क्लास 11th एके स्टडी 1024। आज हम केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। एग्जाम्स में काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोर्ड्स में तो हर साल इससे कम से कम एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। आईआईटी और नीट में भी कई बार इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम इस टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको सब समझ में आएगा। प्लस आपके सिलेबस में जितने भी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब की नेमिंग हम सीखेंगे। शुरुआत हम एल्केन्स से करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, साइक्लोएल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, इन सब की नेमिंग हम सीखेंगे। उसके बाद ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड सो ऑन, इन सब का नामकरण हम सीखेंगे। उसके बाद ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, मतलब कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड का नामकरण हम सीखेंगे। उसके बाद जो बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन प्रेजेंट होता है, इनकी नेमिंग हम करेंगे। और फिर सबसे आखिर में हम बायसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। मतलब कि वो सब जो आपके सिलेबस में है उन सबको हम अच्छी तरह से कवर करेंगे जिससे आपका कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड्स हो, आईआईटी हो या नीट हो, उन सब में आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। बाकी की वीडियोस भी जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। इस वीडियो में हम सबसे पहले नेमिंग की जो जनरल स्कीम है उसको देखेंगे। उसके बाद हम एल्केन्स की नेमिंग सीखेंगे। बट इन सबसे पहले हो सकता है कि आप में से ही कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि नोमेनक्लेचर की ज़रूरत ही क्यों है। अभी जो आगे हम सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं उन सबकी ज़रूरत ही क्यों है। तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दुनिया में लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और सबका अगर हम कोई आर्बिट्रेरी नेम रखेंगे तो उनको हम याद कैसे रखेंगे। इसीलिए हमने कुछ रूल्स बनाए और हमने उन रूल्स के बेसिस पर इन कंपाउंड्स का नेम रखा। क्योंकि लाखों कंपाउंड्स का नाम याद रखने की बजाय कुछ रूल्स को याद रखना ज़्यादा आसान है। फिर ये आईयूपीएससी क्या है? तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएससी केमिस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनली वर्क करती है। जो अभी हम आगे सभी रूल्स पढ़ने वाले हैं ना, वो सब आईयूपीएससी ने ही बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईयूपीएससी की क्या जरूरत है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक बंदर है। क्योंकि आप इंडिया में रहते हो इसलिए आप इसे बोलोगे बंदर। पर अगर आप यूएसए या यूके के किसी अंग्रेज से मिलोगे और उसे कहोगे कि ये बंदर है तो वो कहेगा नहीं ये मंकी है। आप कहोगे ये बंदर है, वो कहेगा नहीं ये मंकी है। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ना हो इसलिए हम उसका नाम 2-मिथाइल-4-क्लोरोहेक्सेन टाइप रख देते हैं। तो कोई इंडिया का हो या यूएसए या यूके का कोई अंग्रेज हो या फिर कोई और कंट्री का कोई इंसान हो, वो सब उस कंपाउंड को 2-मिथाइल-4-क्लोरोहेक्सेन ही बुलाएंगे। बंदर जैसी कहानी उसके साथ नहीं होगी। इसीलिए आईयूपीएससी की जरूरत है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर इज नीडेड, तो उसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो कि as there are lakhs of organic compounds, some standard rules were needed to name them and these rules were summarized by IUPAC। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने वीडियो का मेन कंटेंट शुरू करते हैं। सपोज एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर बंदर प्रसाद। इसके नाम में आप देखो ये जो मिस्टर लिखा है, ये उस इंसान का जो मेन नाम है बंदर, उसके पहले लिखा है। तो इसलिए हम इस मिस्टर को बोलेंगे प्रीफिक्स। पी का मतलब होता है पहले, क्योंकि ये जो मिस्टर है उस इंसान के मेन नाम के पहले लिखा हुआ है, इसलिए इस मिस्टर को हम बोल देंगे प्रीफिक्स। उसके बाद मिस्टर के बाद उस इंसान का मेन नाम लिखा हुआ है, तो इस बंदर को हम बोल सकते हैं कि ये उस इंसान के नाम की जड़ है, उस इंसान का मेन नाम है ये बंदर। तो इसको हम बोलेंगे वर्ड रूट। और फिर सबसे लास्ट में यानी बंदर के बाद जो लिखा हुआ है वो है प्रसाद। क्योंकि ये प्रसाद उस इंसान का जो मेन नाम है उसके बाद में लिखा है, सबसे बाद में लिखा हुआ है, इसलिए इसे हम बोलेंगे सफिक्स। तो आप देख सकते हो ये मिस्टर बंदर प्रसाद का जो नेम है ये 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है।
पहला है प्रीफिक्स, दूसरा है वर्ड रूट और फिर है सफिक्स। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम भी इसी तरह से लिखा जाता है। उनके नेम में भी सबसे पहले तो आएगा प्रीफिक्स, उसके बाद आएगा वर्ड रूट और फिर सबसे आखिर में होगा सफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है ये 2 टाइप्स का होता है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। उसी तरह से जो सफिक्स होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। केमिस्ट्री में आप ध्यान रखना कि 1 डिग्री के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है प्राइमरी और 2 डिग्री के लिए हम सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रीफिक्स है वो 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसी तरह से सफिक्स भी 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन चेन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे ये बताता है वर्ड रूट। सो वर्ड रूट टेल्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। याद रखना मेन चेन, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं ये बताता है वर्ड रूट। वर्ड रूट ये नहीं बताता कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। वर्ड रूट सिर्फ इतना बताता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। इसके बाद जो वो मेन चेन है उसके अंदर जो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, क्या वो बॉन्ड सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, किस टाइप का बॉन्ड है ये हमें पता चलता है प्राइमरी सफिक्स से, ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स से। So 1 degree suffix tells the type of carbon-carbon bond in main chain. Next ये जो हमारी main chain है ये कैसी है, इसका शेप कैसा है, क्या ये बस मतलब सिंपल स्ट्रेट चेन के जैसी है या फिर इसका शेप साइक्लिक है या बायसाइक्लिक है या स्पाइरो है, ये सब हमें पता चलता है प्राइमरी प्रीफिक्स से। So 1 degree prefix tells the shape of the main chain. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक है मतलब कि उसका जो मेन चेन है वो साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह हम लिखते हैं साइक्लो। अगर वो मेन चेन बायसाइक्लिक है तो हम लिखेंगे बायसाइक्लो। अगर वो मेन चेन स्पाइरो है तो हम लिखेंगे स्पाइरो। और अगर जो मेन चेन है वो सिंपल स्ट्रेट चेन जैसी है तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह कुछ नहीं लिखते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये ब्रांचेस क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ये मेन चेन क्या है, ये इन सब के बारे में अभी आप टेंशन मत लो, अभी बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। इन सब के बारे में अभी आगे वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो के आखिर तक आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। सबसे लास्ट में है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो अभी हमने क्या सीखा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में सबसे पहले लिखा जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स को, फिर हम लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। मतलब कि सबसे पहले हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो मेन चेन है वो कैसा है, साइक्लिक है, स्ट्रेट है, क्या है, बाईसाइक्लिक है, स्पाइरो है, मतलब उसका शेप कैसा है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद उस मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसको लिखेंगे और फिर आएगा कि वो जो मेन चेन है उसके अंदर जो कार्बन एटम्स है उनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, क्या वो डबल बॉन्ड है, क्या वो सिंगल बॉन्ड है, क्या वो ट्रिपल बॉन्ड है। और फिर सबसे आखिर में हम उस कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखेंगे। अब मान लो किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो इसकी जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे। उसी तरह से अगर मान लो किसी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स ही नहीं है कुछ तो हम इसकी जगह भी खाली छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, साइक्लो से नाम शुरू हो जाएगा। या फिर मान लो वो कंपाउंड साइक्लिक ही नहीं है, सिंपल स्ट्रेट चेन है, तो यहाँ हम साइक्लो की जगह मतलब कि 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, खाली सीधा सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिख देंगे और फिर ये सब। तो फिर अब हम सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है किसी भी कंपाउंड के ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं और उनके क्या क्या नाम होंगे, ये सब अभी हम देखेंगे। जो सबसे पहला मैंने लिया है वो है NO2। अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके मेन चेन से NO2 जुड़ा हुआ है तो हम उसके नेम में लिखेंगे नाइट्रो। अगर हेलोजेंस जुड़े हुए हैं जैसे कि फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये सब जुड़ा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड की मीन चेन से, तो फिर हमें लिखना है फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। यहाँ आप सबके आगे ये बॉन्ड का निशान देख रहे होगे, ये इसी बॉन्ड से मेन चेन से जाकर के जुड़ेगा। मतलब कि कुछ ऐसे मान लो ये एक मेन चेन है, ठीक है, तो NO2 इस तरह से जुड़ जाएगा, इस तरह से क्लोरीन जुड़ जाएगा, मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये इसी बॉन्ड से जाकर के ये मेन चेन से जुड़ रहा है ना, इस तरह से फ्लोरीन जुड़ जाएगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है R, इसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। कैसे बनता है ये? बहुत सिंपल है इसको बनाना। इसके लिए क्या करना है, हमें एल्केन लेना है और उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर देना है, तो बन जाता है एल्काइल। जैसे मान लो मैंने CH4 लिया और उसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या बनेगा CH3। ये जो CH3 है इसको हम बोलते हैं मिथाइल। मिथाइल इसलिए बोला क्योंकि ये जो CH3 है ये हमें CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालने पर मिला है, ठीक है, और CH4 का नाम क्या है, मीथेन। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर हमें मिथाइल मिला है, ठीक। यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, इसी बॉन्ड से जाकर वो मेन चेन से जुड़ेगा, ठीक है। इसको अगर मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाऊं तो ऐसे है, ये CH4 का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसमें से क्या करना है, हमें एक हाइड्रोजन निकाल देना है। आप कोई सा भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो। सपोज मैंने ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या हुआ CH3, और कार्बन का ये वाला हाथ खाली रहेगा क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो एल्कीन होता है उसमें से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो एल्काइल बनता है। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो मिथाइल मिलेगा। ऐसे ही अगर इथेन होगा उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इथाइल मिलेगा। प्रोपेन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्रोपाइल मिलेगा। तो क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए हमारे पास, एक हो गया मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, 2। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मतलब 2 का डबल कर दो, प्लस में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया 6। सो C2H6 ये क्या हो गया, इथेन। अब इस इथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, तो क्या हुआ C2H5, और एक बॉन्ड कार्बन का खाली हो जाएगा। और ये जो हमें C2H5 मिला है इसे मैं क्या कहूंगी, इथाइल, ठीक है। तो इथाइल का एक फॉर्मूला ये भी हो गया C2H5। इथाइल को हम C2H5 करके भी लिख सकते हैं या फिर CH2CH3 करके भी लिख सकते हैं। CH2CH3 कैसे आया, CH3CH3 क्या होता है, इथेन, और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या मिला हमें CH2CH3, तो ये क्या हो गया इथाइल। ऐसे ही एक फॉर्मूला तो प्रोपाइल का ये हो गया CH2CH2CH3, और एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोपीन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, 3, C3H, H कितने हो जाएंगे, 3 का डबल कर दो, 3 2 जा 6, प्लस 2 कर दो 8, तो C3H8 क्या हो गया, प्रोपेन। अब इस प्रोपीन में से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे, C3H7, और एक हाथ कार्बन का खाली हो जाएगा। तो ये जो C3H7 मिला है इसे मैं क्या बोलूंगी, प्रोपाइल। साथ ही आप ध्यान रखना कि ये जो मिथाइल है मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसके जो शुरू के 2 लेटर्स हैं Me, और इसके आगे एक बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम मिथाइल को। ऐसे इथाइल को हम ET करके लिख सकते हैं, प्रोपाइल को हम PR करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास OR। यहाँ ये जो आप R देख रहे हो ये एल्काइल ग्रुप वाला ही R है। एल्काइल ग्रुप को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, R से। वैसे ही जैसे हेलोजेंस को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, X से, ठीक है। उसी तरह से एल्काइल ग्रुप को हम जनरली R से डिनोट करते हैं, और एल्कोक्सी ग्रुप को हम OR से डिनोट करते हैं। एक कार्बन एटम होगा तो हम क्या बोलेंगे उसे, मिथॉक्सी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OCH3। कैसे बनाइए, क्या बनाना है, मिथॉक्सी, तो किससे बनेगा, मीथेन से। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। अब ये जो CH4 है इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो और एक ऑक्सीजन ऐड कर दो उसकी जगह, बस बन जाएगा मिथॉक्सी, ठीक है। तो एल्कोक्सी ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एल्कीन में
एक हाइड्रोजन निकाल देना होता है और एक ऑक्सीजन को उसकी जगह ऐड कर देना होता है। तो जब हम मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और उसकी जगह एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? मिथॉक्सी। जैसे ये क्या था? मीथेन। इसमें से सपोज मैंने ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड खाली हो जाएगा कार्बन का, और यहां पर मैंने किसको जोड़ दिया? ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 2। एक हाथ तो इसका कार्बन से जुड़ गया, तो दूसरा हाथ किसी और से जुड़ेगा। किससे? मेन चेन से। इसीलिए ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये OCH3 क्या हो गया? मिथॉक्सी। कैसे बनता है ये? मीथेन से बनता है। तो एल्कोक्सी कैसे बनता है? एल्कीन में से हमें हाइड्रोजन निकाल देना होता है और इसकी जगह एक ऑक्सीजन लगा देना होता है, तो बन जाता है एल्कोक्सी। ऑक्सी पता चल गया होगा क्यों आया है यहाँ पर? ऑक्सीजन से आया है ऑक्सी। तो नेक्स्ट हो गया जैसे OCH2CH3, इसको क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स हैं तो क्या हो गया? इथॉक्सी। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला है और एक ऑक्सीजन उसकी जगह ऐड कर दिया। उसी तरह से अगर मैं प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगी और उसकी जगह एक ऑक्सीजन ऐड कर दूंगी तो क्या बनेगा? प्रोपोक्सी। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? OCH2CH2CH3। अब इथॉक्सी को हम कुछ इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं। कैसे? C2H5, ये तो हो गया इथाइल। मुझे क्या बनाना है? इथॉक्सी। तो मैं क्या करूंगी? एक ऑक्सीजन और ऐड कर दूंगी और इसका एक हाथ खाली रहेगा, तो ये क्या बन गया? इथॉक्सी। ऐसे ही प्रोपॉक्सी में क्या करना है? C3H7, ये हो गया प्रोपाइल, और इसके आगे एक ऑक्सीजन और ऐड कर देना है और इसका एक हाथ खाली हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रोपॉक्सी। और इथॉक्सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इसका जो पहले के 2 लेटर्स हैं, जैसे कि ET, ठीक है, और इसके आगे क्या लगा दो? O। ET तो क्या हो गया? इथाइल, और इसके आगे मैंने एक ऑक्सीजन और लगा दिया, तब ये क्या बन गया? इथॉक्सी, और ऑक्सीजन का एक हाथ खाली रहेगा। उसी तरह से मिथॉक्सी क्या हो जाएगा? Me, और इसके आगे ऑक्सीजन लगाया और एक हाथ ऑक्सीजन का खाली कर दिया। उसी तरह से प्रोपॉक्सी हो जाएगा OPR, और इसका एक हाथ खाली रहेगा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मैंने लिया है N डबल बॉन्ड O। मतलब अगर N डबल बॉन्ड O दिखेगा आपको कंपाउंड में तो आप उसका नाम क्या लिखेंगे? नाइट्रोसो। याद रखना, अगर NO2 होगा तो नाइट्रो लिखेंगे, और अगर N डबल बॉन्ड O होगा तो नाइट्रोसो लिखेंगे। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास फिनाइल। फिनाइल मतलब कि C6H5। ये कैसे बना? ये बनेगा बेंजीन से। जब हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फिनाइल। याद रखना, बेंजीन में से जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमें फिनाइल मिलता है, बेंजाइल नहीं मिलता। जैसे जब हम मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? मिथाइल मिलता है। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या मिलता है? इथाइल मिलता है। पर बेंजीन में से जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमें फिनाइल मिलता है, बेंजाइल नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C6H6। देख सकते हो आप, ये जो बेंजीन में कॉर्नर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो कॉर्नर्स है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन एटम्स को। तो 6 कॉर्नर्स है, 6 कार्बन एटम्स है, और ये 6 हाइड्रोजन है। तो C6H6 हो गया बेंजीन का फॉर्मूला। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो क्या मिला मुझे? C6H5, और एक हाथ कार्बन का खाली हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड खाली है, तो ये होता है फिनाइल C6H5। फिनाइल को हम ऐसे भी बना सकते हैं। फिनाइल में ये जो ये वाला कार्बन है, इसका ये जो खाली हाथ है ये किससे जाकर के जुड़ेगा? मेन चेन से जाकर के जुड़ेगा। और फिनाइल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट 2 लेटर्स लिखा PH और एक हाथ खाली। ठीक है, ये सब फिनाइल है। अब यहाँ मिथाइल है तो मिथॉक्सी भी है, इथाइल है तो इथॉक्सी भी है, तो ऐसे यहाँ पर फिनाइल है तो क्या? फिनॉक्सी भी होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? फिनॉक्सी। अब फिनॉक्सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5, और इसके आगे O लगा दो, और O का एक हाथ खाली रहेगा और दूसरा हाथ कार्बन से जुड़ा हुआ है। और फिनॉक्सी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे फिनाइल को हम इन तरीकों से बना सकते थे, वैसे ही फिनॉक्सी को भी बना सकते हैं।
फिनॉक्सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शुरू के 2 लेटर्स लिखे PH और इसके आगे एक O लगाया और सिंगल बॉन्ड OPH। तो अभी आपके लिए इतने सब्स्टिट्यूएंट्स काफी हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड रूट की। अब ये जो वर्ड रूट है ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, इसको बताता है वर्ड रूट। अगर मेन चेन में एक कार्बन एटम है तो हम क्या लिखेंगे? मेथ। अगर मेन चेन के अंदर 2 कार्बन एटम है तो क्या लिखेंगे? इथ। अगर 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, 5 कार्बन एटम है तो पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन एटम है तो हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन एटम के लिए हेप्ट लिखना है, 8 कार्बन एटम के लिए ऑक्ट लिखेंगे, 9 कार्बन एटम के लिए नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन एटम है तो डूडेक, 13 कार्बन एटम है तो ट्राइडेक एंड सो ऑन, 20 कार्बन एटम है तो इकोस। इससे आगे भी होता है 40 कार्बन एटम्स, 50 कार्बन एटम्स, 55 कार्बन एटम्स, 100 कार्बन एटम्स, बट इनका मुझे कोई फायदा नहीं लगा इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में वो आएगा नहीं। पेपर में ज्यादा से ज्यादा आपसे 13 कार्बन तक पूछेंगे, उसके आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इतना आप सही से याद कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन चेन के कार्बन एटम्स है उनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड है। क्या वो बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख देंगे। तो ये कुछ बेसिक्स कर लिए हमने। अब हम नोमेनक्लेचर के जो मेन रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे। जो सबसे पहला रूल है वो है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है इसको पता लगाना होता है, और इस लंबी कार्बन चेन को हम बोल देते हैं पेरेंट चेन या फिर मेन चेन, या फिर कुछ लोग इसको प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं। अब वो जो मेन चेन है जरूरी नहीं है कि वो सीधी हो, बस वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऑब्वियसली चेन है मतलब कि कंटिन्यूअस तो होगा ही, है ना। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो चेन का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल हो गया हमारा सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, जिसे हम पेरेंट चेन या मेन चेन बोलते हैं। और वो जो मेन चेन है इट नीड्स नॉट टू बी स्ट्रेट बट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। जैसे सपोज हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इस कंपाउंड में सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है इसका पता लगाना। तो अब देखो इस कंपाउंड में टोटल कार्बन चेन्स कितनी है। एक कार्बन चेन तो ये हो गई, ये जो सीधी सीधी जा रही है। एक कार्बन चेन इस तरह से बन गया, ठीक। एक कार्बन चेन इस तरह से हो गया, तो टोटल 3 कार्बन चेन्स है। हम मेन चेन या पेरेंट चेन किस कार्बन चेन को बोलेंगे? सबसे लंबी वाली कार्बन चेन को। अगर हम इस वाले कार्बन चेन में देखें तो टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो तीसरी कार्बन चेन है ये वाली, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3, और ये 3 6। इसका मतलब सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी हो गई? ये वाली। ठीक है, इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स है? टोटल 7 कार्बन एटम्स। और बाकी दोनों कार्बन चेन्स में टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स है। ये वाली कार्बन चेन मतलब ये जो सीधी कार्बन चेन है, और एक ये वाली कार्बन चेन मतलब ये वाली कार्बन चेन, दोनों में ही कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो गई? ये वाली। तो इसी को हम क्या बोल देंगे? मेन चेन। बाकी की दोनों कार्बन एटम्स को हम मेन चेन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया। सबसे पहला रूल है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट करना और उसे मेन चेन बोल देना। अब हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो सबसे पहला रूल क्या है? मेन चेन को सिलेक्ट करना। मेन चेन कौन सी होगी? जो कार्बन चेन सबसे लॉन्गेस्ट होगी वो मेन चेन होगी। कौन कौन सी कार्बन चेन है इसके अंदर? एक कार्बन चेन तो ये सीधी वाली हो गई, फिर एक कार्बन चेन ये भी हो सकती है, एक कार्बन चेन ये हो गई। टोटल अभी तक कितनी हो गई? 3। एक कार्बन चेन ये हो सकती है और एक ये हो गई, मतलब टोटल 5 कार्बन चेन्स है। पर इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? उसी को ही हम बोलेंगे मेन चेन।
तो ये जो सबसे सीधी वाली कार्बन चेन है, इसके अंदर है टोटल 7 कार्बन एटम्स, और जो ये वाली कार्बन चेन है, ठीक है, ये वाली, इसके अंदर भी है 7 कार्बन एटम्स, और जो बाकी के 3 कार्बन चेन्स हैं उनके अंदर 7 से कम कार्बन एटम्स है। मतलब हमारे पास इस कंपाउंड में 2 कार्बन चेन्स हैं जो लॉन्गेस्ट है, दोनों में ही 7 कार्बन एटम्स है, दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन्स है हमारे पास। तो अब हम मेन चेन किसको बोले? तो इसका आंसर है कि मेन चेन हम उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को बोलेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। मतलब दूसरा रूल नोमेनक्लेचर का हो गया कि if 2 or more than 2 longest carbon-carbon chains are present, then select the one with maximum number of substituents. वो चीज जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ी होती है उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे सपोज ये मेन चेन है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो मेन चेन से अटैच्ड होंगे इस तरह से, ठीक है। ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं पर मेन चेन एक ही होगा, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मेन चेन से ऐसे डायरेक्टली अटैच्ड होगा। अब जरूरी नहीं है ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मेन चेन से सिंगल बॉन्ड से ही अटैच्ड हो सकता है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो, या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है कि वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हो। इस तरह से एक मेन चेन से कई सारे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हो सकते हैं। तो इस कंपाउंड में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए? एक तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये यहां से इस बॉन्ड से इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस कंपाउंड में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हो गए? ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया जो इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन के हिसाब से कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। और इस वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए? 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो किस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है? ऑब्वियसली इस वाले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के पास। तो ये वाली जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसे हम क्या बोल देंगे? मेन चेन। और इस कार्बन चेन को हम मेन चेन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो पहला रूल था हमारा कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करना है और उसको मेन चेन बोल देना है। पर अगर कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन प्रेजेंट हो, उस केस में हम उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मेन चेन बोलेंगे जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है। ये कौन सा रूल है? ये दूसरा रूल है। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इनको हम ब्रांचेस भी बोल सकते हैं, लोकेंट्स भी बोल सकते हैं, या फिर साइड चेन्स भी बोल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट कंपाउंड लिया है मैंने। सबसे पहला रूल क्या था हमारा? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करना। तो इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ये हो गई। उसके बाद हमें इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को बोल देना है मेन चेन। दूसरा रूल कब अप्लाई होगा? जब कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन्स होंगी। इस कंपाउंड में तो एक ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो इसको हमने बोल दिया मेन चेन। अब मेन चेन सिलेक्ट करने के बाद हमें ये जो मेन चेन के कार्बन एटम्स है इनकी नंबरिंग करनी होती है। ये है हमारा तीसरा रूल। अब नंबरिंग हम किस तरह से करें? इस तरह से करें कि 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह से करें, या फिर इस साइड से करें 1 2 3 4। तो इसके लिए हमारे पास है तीसरा रूल। ये कहता है कि नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द साइड सो दैट सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच या फिर साइड चेन गेट्स लोएस्ट लोकेट। मतलब हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से हमें सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलेगा। तो इस कंपाउंड में कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। मतलब अगर हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम मिलेगा। मतलब कि अगर हम ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसको क्या नंबर मिल रहा है? ये कौन से वाले कार्बन से अटैच्ड है? थर्ड वाले कार्बन एटम से। तो इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो गई? 3। बट वहीं अगर हम ये जो नंबरिंग है ये इस तरफ से शुरू करते, मतलब कि ये जो कार्बन एटम्स है मेन चेन के, इसकी काउंटिंग हम इस तरफ से करते, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिलता? अभी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिला अब? 5, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 5वें नंबर के कार्बन एटम से अटैच्ड है इस वाली नंबरिंग के हिसाब से, और ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से ये वाला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर के कार्बन एटम से अटैच्ड है। और हमारा रूल क्या कहता है
कि नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द साइड सो दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट लोकेंट। सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम पोजीशन मिलना चाहिए। ठीक है, लोकेंट मतलब पोजीशन हो गया, पोजीशन भी बोल सकते हो या फिर इसे नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि इस तरफ से नंबरिंग करने पर इस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है, इसलिए ये वाला सही है और ये वाली जो नंबरिंग है नीचे वाली ये गलत है। ठीक है, तो अब हमने मेन चेन भी सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी कर ली, तो अब हम इसके बाद इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। उससे पहले आपको इतना तो पता है ना कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने एक बॉन्ड अगर इस कार्बन से बनाया है तो बाकी के 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन से बनाए होंगे, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ऐसे ही इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। मुझे लगता है आपको इतना तो आता ही है। तो नाम में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये है मिथाइल। इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो नाम में सबसे पहले हम लिखेंगे मिथाइल, पर सिर्फ मिथाइल लिखने से काम नहीं चलेगा। ये मेन चेन में कहाँ पर अटैच्ड है, कौन से कार्बन एटम से जुड़ा है, ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये जो मिथाइल है ये 3rd नंबर के कार्बन एटम से जुड़ा है, तो इस मिथाइल की पोजीशन क्या हो गई इस कंपाउंड में, 3। तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। ठीक है, 3rd नंबर के कार्बन एटम से जुड़ा है मिथाइल। के बाद हमें मेन चेन का जो शेप है वो लिखना होता है, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेट चेन है तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, इसको स्किप कर देंगे। 3rd नंबर पर हमें लिखना होता है वर्ड रूट, मतलब कि इस मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। 7 कार्बन एटम्स है इसके अंदर। 7 कार्बन एटम्स के लिए हम क्या लिखते हैं, हेप्ट। फिर ये जो मेन चेन के कार्बन एटम्स हैं इनमें किस टाइप का बॉन्ड है, आप देख रहे हो सभी कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन। फिर हमें कंपाउंड में जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको लिखना होता है, पर क्योंकि इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं इसलिए हम इसको भी छोड़ देंगे। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, 3 मिथाइल हेप्टेन। अब ध्यान रखना कि जब भी नाम में हम नंबर और लेटर को साथ में लिखेंगे तो बीच में हम डैश लगाएंगे, और अगर नंबर और नंबर को साथ में लिखना पड़ रहा है तो बीच में हम कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है और उसको मेन चेन बोल देना है। तो ये वाली जो कार्बन चेन है ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसे हम बोल देंगे मेन चेन। फिर हमें मेन चेन के कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग हम किस तरफ से करें, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बताया कि नंबरिंग हमें उस तरफ से करनी है जिधर से हमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले मिले। इस कंपाउंड में क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है क्लोरो और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरफ की नंबरिंग के हिसाब से जो ये पहला सब्स्टिट्यूएंट है इसको नंबर मिला है 4 और ये जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है इसको नंबर मिला है 5। और अगर अब मैं नंबरिंग इस तरफ से करती हूँ, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरफ की नंबरिंग के हिसाब से ये जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो इसको नंबरिंग मिली है 3 और ये जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है इसको नंबरिंग मिला है 4। तो अब कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली या ये वाली? तो इसका आंसर देगा हमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। तो इस रूल के हिसाब से हमें कंपेयर करते जाना है दोनों नंबरिंग को। जो नंबरिंग पहले छोटी आ जाए उस नंबरिंग को हमें सही बोल देना है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 3 है ये 4 से छोटा है, तो इसलिए ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि हमें नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से हमें सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाए। तो जब हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो ये हमें तीसरे कार्बन एटम पर ही मिल रहा है, पर जब हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है ये हमें चौथे कार्बन एटम पर मिल रहा है। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, ऑब्वियसली ये वाली। तो आप कैसे भी कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल को भी आपको याद रखना है। तो अब हम इसका नाम लिखते हैं। नाम में सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास है क्लोरो और मिथाइल। क्लोरो कौन से कार्बन एटम पर जुड़ा है, 3, तो क्लोरो की पोजीशन हो गई
3 क्लोरो, उसके बाद आएगा 4 मिथाइल। फिर क्योंकि हमारी चेन स्ट्रेट चेन है इसलिए यहाँ पर साइक्लो बायसाइक्लो स्पाइरो कुछ नहीं आएगा। उसके बाद मेन चेन में टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं? 7 कार्बन एटम्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हेप्ट। फिर इन सभी कार्बन एटम्स में किस टाइप का बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है। सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। एक ही कार्बन चेन है इस कंपाउंड के अंदर, तो यही हो जाएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और यही हो जाएगी मेन चेन। फिर हमें इस मेन चेन के कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है और नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हमें सब्स्टिट्यूएंट्स पहले मिल जाए। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? एक ये है क्लोरो, ये दूसरा क्लोरो और ये तीसरा क्लोरो। 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं टोटल। तो आप खुद ही कॉमन सेंस से बताओ सब्स्टिट्यूएंट किधर से पहले मिल रहा है, इस तरफ से या फिर इस तरफ से? इस तरफ से हमें सेकंड कार्बन एटम पर एक क्लोरो मिल रहा है और इस तरफ से भी हमें सेकंड कार्बन एटम पर ही 2 क्लोरो मिल रहे हैं। तो किस तरफ से नंबरिंग करें? एक क्लोरो की तरफ से या 2 क्लोरो की तरफ से? ऑब्वियसली 2 क्लोरो के हिसाब से, इस तरफ मेजॉरिटी है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है ये क्लोरो, इसको क्या नंबरिंग मिलेगी? 2 1 2, तो क्या मिला? 2। उसके बाद 1 2 3 4, तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या नंबरिंग मिलेगी? 4 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 4। अगर हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे तो जो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स है ये दोनों, इनको क्या नंबरिंग मिल रही है? 2 और 2। उसके बाद है 1 2 3 4, तो इस क्लोरो को क्या नंबरिंग मिल रही है? 4। इसमें पहले तो 2 2 सेम हो गए, उसके बाद इस वाली नंबरिंग में है 4 और इसमें है 2, तो कौन छोटा हो गया? ये 2 छोटा है, तो इसीलिए हम इस नंबरिंग को क्या बोल देंगे? सही। और इस नंबरिंग के हिसाब से ही हम कंपाउंड का नाम रखेंगे। और ये नंबरिंग हमें कब मिलेगी? जब हम मेन चेन के कार्बन्स की नंबरिंग इस तरफ से करेंगे। तो अब हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? 3 क्लोरो हैं, तो क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरो। पर सिर्फ ट्राई क्लोरो लिखने से तो काम नहीं चलेगा, इन तीनों ट्राई क्लोरो की क्या क्या पोजीशन है ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये जो पहले 2 क्लोरीन है इनकी पोजीशन क्या है? 2 2, और इस वाले क्लोरीन की पोजीशन क्या है? 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 2 4 और यहाँ पर नंबर और लेटर के बीच में क्या लगाना है? डैश। इसके बाद जो हमारी मेन चेन है वो सिंपल स्ट्रेट चेन है, ना साइक्लिक है, ना बाईसाइक्लिक है, ना स्पाइरो है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर ये जो मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? 5 कार्बन एटम्स है, तो 5 कार्बन एटम्स के लिए हम लिखते हैं पेंट। उसके बाद मेन चेन में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एन। और कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 2 4 डैश ट्राइक्लोरोपेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड मैंने ये लिया है, ये कंपाउंड बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखा हुआ है। बॉन्ड लाइन नोटेशन तो आता है ना? क्या नहीं आता? अरे मैंने वीडियो अपलोड करी है, उसे जाकर देखो और फिर यहाँ से कंटिन्यू करो। नहीं जाना? कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो कंपाउंड में आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं 1 2, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर, ये पांचवा कॉर्नर, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन एटम्स को। इन कॉर्नर्स पर कार्बन एटम्स लगे हुए हैं और हाइड्रोजन लगाना तो आपको बचपन से आता है, तो आपको लगा लेना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। एक ही चेन है इसमें, तो यही लॉन्गेस्ट चेन हो गई, यही मेन चेन हो गई। फिर हमें इन कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिली। इधर से जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पर मिल रहा है, इधर से जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर मिल रहा है। तो किधर से नंबरिंग करें? इस तरफ से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। इससे शक हो रहा है तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल से चेक कर लो। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल के हिसाब से क्या है कि अगर नंबरिंग इधर से करेंगे तो क्लोरीन को क्या नंबर मिला? 2।
उसके बाद ये जो बाकी के 2 क्लोरीन है इनको क्या नंबर मिला? 3। तो ये 3 3। और अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये जो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स है इनको क्या नंबरिंग मिलेगी? 3 3। तो पहले क्या आया? 3 3। उसके बाद 1 2 3 4 क्या आएगा? 4। तो कंपेयर करो 2 और 3 में से कौन छोटा है? 2 छोटा है, तो ये वाली नंबरिंग सही है। ये वाली नंबरिंग कब आई थी? जब हमने इस तरफ से नंबरिंग किया था। ठीक है, तो अब हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? क्लोरो। कितने क्लोरो हैं? 3 क्लोरो हैं। तो क्या आएगा? ट्राई क्लोरो। सिर्फ ट्राई क्लोरो लिखने से बात नहीं बनेगी, कहाँ जुड़े हैं, किस कार्बन पर जुड़े हैं, वो पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों क्लोरीन 3rd कार्बन एटम पर जुड़े हैं, तो क्या लिखेंगे? 3 3। और ये वाला क्लोरीन 2nd कार्बन एटम पर जुड़ा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 2। तो हम लिखेंगे 2 3 3 और फिर आएगा डैश ट्राई क्लोरो। इसके बाद जो हमारी मेन चेन है वो सिंपल स्ट्रेट चेन है, ना साइक्लिक है, ना बाय साइक्लिक है, ना स्पाइरो है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है ये जो मेन चेन है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? टोटल 5 कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पर आएगा पेंट। फिर ये जो मेन चेन के कार्बन एटम्स है इन सब में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एन। और कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। तो इसका नाम हो गया 2 3 डैश ट्राइक्लोरोपेंटेन। नेक्स्ट मैंने ये कंपाउंड लिया है, ये भी बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखा हुआ है, और आगे भी जो कंपाउंड्स लूंगी वो सब बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखे होंगे। इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये जो कॉर्नर्स होंगे ये रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन एटम्स को। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और हम इसे बोलेंगे मेन चेन। उसके बाद हम नंबरिंग किधर से करें? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स पहले मिल जाएं। इधर से चलेंगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। अगर इधर से चलेंगे तो 1 2 3, इधर से भी तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। पर अगर हम इधर से चलते हैं तो हमें तीसरे नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर हम इधर से चलते हैं तो हमें तीसरे नंबर पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो मेजॉरिटी किस तरफ है? इस तरफ। तो ये जीत गया। तो मतलब हम नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल के हिसाब से अगर हम चले तो जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये पहला सब्स्टिट्यूएंट हमें 3rd नंबर पर मिलेगा। 1 2 3, 3rd नंबर के कार्बन एटम पर हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, तो पहली नंबरिंग क्या हो गई? 3। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पर हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ आ जाएगा 7,7। और अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स हमें 1 2 3 3rd कार्बन नंबर एटम्स पर मिल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3,3। इसके बाद 4 5 6 7 नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 7। अब कंपेयर करेंगे तो पहला 3 3 तो सेम है, उसके बाद 7 और 3 में से कौन छोटा है? 3, इसलिए ये वाली नंबरिंग हो जाएगी सही। ठीक है, तो अब हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट्स का। क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? एक ये मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, ये तीसरा मिथाइल, तो 3 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे हम? ट्राई मिथाइल। तो अब ये ट्राई मिथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है? तो 2 मिथाइल तो 3rd नंबर के कार्बन एटम पर जुड़े हैं और एक मिथाइल 7th नंबर के कार्बन एटम पर जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3,3,7 डैश ट्राइमिथाइल। फिर ये जो हमारी मेन चेन है ये सिंपल स्ट्रेट चेन है, साइक्लिक बाय साइक्लिक या स्पाइरो तो है नहीं, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये जो मेन चेन है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 9 है, 9 के लिए हम लिखते हैं नॉन। और मेन चेन के सभी कार्बन एटम्स के बॉन्ड्स कैसे हैं? सिंगल, तो यहाँ पर आएगा एन। और कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो नाम हो जाएगा 3,3,7 डैश ट्राइमिथाइल नॉनेन। नेक्स्ट नंबरिंग के लिए एक और रूल होता है लोएस्ट सम रूल।
फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल में जैसे हम दोनों साइड से नंबरिंग करके सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन लिखते हैं ना, वैसे ही लोएस्ट सम रूल में भी करना होता है। इसमें बस क्या करना होता है कि इन पोजीशंस को हमें आपस में ऐड कर देना होता है। तो जैसे मैंने ये 3, 3 और 7 को ऐड किया तो कितना आ गया 13, और 3, 7, 7 को जब हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 17। अब 13 और 17 में से कौन सा छोटा है 13, तो इसीलिए ये वाली नंबरिंग हो जाएगी सही और ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। बट ये जो लोएस्ट सम रूल होता है ना, ये हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी इससे आंसर गलत भी आ जाता है। आप इस कंपाउंड का नाम एक बार फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल से लिखना और एक बार लोएस्ट सम रूल से लिखना। दोनों ही नाम अलग आएंगे क्योंकि दोनों की नंबरिंग अलग होगी। कौन सा नाम सही होगा? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल वाला नाम सही होगा। आपको याद रखना है कि ये जो लोएस्ट सम रूल है ये हमेशा सही नहीं होता, कुछ केसेस में ये गलत आ जाता है, काफी केसेस में ये सही भी आता है। जैसे अभी जो हमने पीछे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखे हैं, उनका नाम आप लोएस्ट सम रूल से रखोगे तो सेम ही आएगा, पर कुछ कंपाउंड के नाम इससे गलत भी आ जाते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखना कि लोएस्ट सम रूल से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम मत लिखना, हमेशा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल का यूज करना, और हमेशा ये बात याद रखना कि हमें नंबरिंग हमेशा उस तरफ से करनी है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाए। नेक्स्ट हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है। इस कंपाउंड में कौन कौन सी कार्बन चेन्स हैं? एक कार्बन चेन तो ये हो गई, इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं। एक ये हो गई, इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं। सिमिलरली इसमें और इसमें भी 4 कार्बन एटम्स हैं। और एक कार्बन चेन ये वाली हो सकती है, इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं। और एक कार्बन चेन हमारी ये वाली भी हो सकती है, इसके अंदर भी 5 कार्बन एटम्स हैं। तो हमारे पास 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन्स हैं जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं। कौन कौन सी हो गई वो? एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली। इन तीनों लॉन्गेस्ट चेन में से आप किसी भी एक चेन को मेन चेन बोल सकते हो, क्योंकि तीनों ही लॉन्गेस्ट चेन के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे मैंने ये वाला चेन लिया तो इसके पास भी एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये मिथाइल हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल हो गया। इस वाली चेन के हिसाब से एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल हो गया, इसके पास भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ऐसे ही ये वाली जो कार्बन चेन है इसके पास भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक इथाइल और एक मिथाइल। तो आप तीनों में से कोई भी एक कार्बन चेन को मेन चेन बोल सकते हो। सपोज मैंने इस वाली कार्बन चेन को मेन चेन बोल दिया, और फिर हमें क्या करना होता है, ये जो मेन चेन के कार्बन एटम्स हैं इनकी नंबरिंग करनी होती है। और नंबरिंग हम उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से हमें सब्स्टिट्यूएंट्स पहले मिले। तो अगर हम इस तरफ से चले तो 1, 2, 3, तीसरे नंबर पर हमें इथाइल और मिथाइल मिल रहा है। और अगर हम दूसरी साइड से नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, तो दूसरी साइड से भी हमें तीसरे नंबर पर ही मिथाइल और इथाइल मिल रहा है। इसका मतलब हम किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। नाम में सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना होता है। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मिथाइल और इथाइल, और दोनों ही थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर लगे हुए हैं। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, 3 मिथाइल। फिर मेन चेन का शेप कैसा है? सिंपल स्ट्रेट चेन है, तो इसलिए इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद इस मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 5 कार्बन एटम्स हैं। तो 5 कार्बन एटम्स के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट। उसके बाद ये जो मेन चेन के कार्बन एटम्स हैं इन सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लिखेंगे एन। तो नाम हो गया इसका 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने इसका नाम 3 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन लिखा हो। तो क्या ये नाम सही है? नहीं, ये नाम गलत है, क्योंकि आपको याद रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पर ये जो इथाइल का ई है वो मिथाइल के एम से पहले आता है, इसलिए हमने इथाइल को पहले लिखा है और मिथाइल को बाद में लिखा है, और ये नाम सही है। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या हो गया कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दिस इज आवर नेक्स्ट कंपाउंड।
सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, या फिर ये भी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हो सकती है, क्योंकि दोनों में ही 6 कार्बन एटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6। मेन चेन सिलेक्ट करने के बाद हमें इन मेन चेन के कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमेशा हम उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हमें सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले। क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स है इस कंपाउंड में? एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल, और ये एक हो गया मिथाइल। तो अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट हमें 1 2 दूसरे नंबर के कार्बन एटम पर मिल रहा है, और अगर हम दूसरी तरफ से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट हमें 1 2 3 तीसरे नंबर के कार्बन एटम पर मिल रहा है। तो किस तरफ से नंबरिंग करेंगे? ऑब्वियसली इस तरफ से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। नाम में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं, और यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। 2 तो मिथाइल है और 1 इथाइल है। ये दोनों मिथाइल, एक तो सेकंड नंबर के कार्बन एटम पर जुड़ा है और एक 4th नंबर के कार्बन एटम पर जुड़ा है, और इथाइल भी 4th नंबर के कार्बन एटम पर जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा? 4 इथाइल एंड 2 4 डाइमिथाइल। 4 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल। फिर हमारी मेन चेन सिंपल स्ट्रेट चेन है, इसलिए हम साइक्लिक बायसाइक्लिक या स्पाइरो नहीं लिखेंगे। और हमारी मेन चेन के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं। 6 कार्बन एटम्स के लिए हम लिखते हैं हेक्स, और मेन चेन के सभी कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन। तो इसका नाम हो गया 4 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब फिर से हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने इसका नाम क्या लिखा हो, 2,4 डाइमिथाइल और फिर लिखा हो 4 इथाइल एंड फिर हेक्सेन। तो कौन सा नाम सही है दोनों में से? ये वाला नाम सही है और ये वाला नेम गलत है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूएंट के नेम में डाई ट्राई टेट्रा वगैरह कंसीडर नहीं करते। इसलिए भले ही डाई मिथाइल में डाई लिखा हुआ है, पर इसका नाम हम एम से ही कंसीडर करेंगे। इसलिए एम और ई में कंपैरिजन किया तो ई पहले आता है, और इसीलिए हमने इथाइल को पहले लिखा है। तो कंप्लीट रूल हमारा हो गया, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर and we don't consider di, tri, etc. here. Now we have this compound. सबसे पहले हमें longest carbon chain select करनी है। इसके अंदर तो एक ही कार्बन चेन है, so this is our longest carbon chain and this is our main chain. फिर नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट्स पहले मिले। 2 सब्स्टिट्यूएंट है इस कंपाउंड में, एक है क्लोरो और एक है ब्रोमो। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूएंट 1 2 दूसरे नंबर के कार्बन एटम पर मिल रहा है, पर अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 तीसरे नंबर के कार्बन एटम पर मिल रहा है। तो हम किस तरफ से नंबरिंग करेंगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले, मतलब कि इस तरफ से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। नाम में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। एक है ब्रोमो और एक है क्लोरो। क्लोरो लगा है 5th कार्बन एटम पर और ब्रोमो लगा है 2nd कार्बन एटम पर। तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो। 5 क्लोरो 2 ब्रोमो नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमो बी से शुरू होता है और क्लोरो सी से शुरू होता है, और बी सी से पहले आता है अल्फाबेटिकली। तो नाम हो गया 2 ब्रोमो 5 क्लोरो। ये स्ट्रेट चेन है और इसके अंदर 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। 7 के लिए हम लिखते हैं हेप्ट, और मेन चेन में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एन। तो नाम हो गया 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्टेन। तो अब इस कंपाउंड का नाम लिखो। सबसे पहले मेन चेन कौन सी है? ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है, ये हो गई हमारी मेन चेन, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले। अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर मिल रहा है क्लोरो, और अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 यहाँ भी तीसरे नंबर पर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल लगाओ।
अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो ये हो गया 1 2 3, तीसरे नंबर पर मिल रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, और 4 5 दूसरा मिल रहा है पांचवें नंबर पर, तो ये हो गया 3,5। और अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पर आया, 4 5 दूसरा सब्स्टिट्यूएंट फिफ्थ नंबर पर आया, तो ये भी हो गया 3,5। 3 3 सेम, 5 5 भी सेम। मतलब फर्स्ट पॉइंट रूल से हम डिसाइड नहीं कर पाए कि हम नंबरिंग किस तरफ से करें, तो अब हम कौन सा रूल लगाएं? तो अब याद रखना कि इफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल इज नॉट एबल टू डिसाइड द नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन देन डिसाइड अल्फाबेटिकली। मतलब क्योंकि अब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल नहीं बता पा रहा कि भाई हम इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें, तो अब हमें कौन बताएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताएगा। इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है क्लोरो। ब्रोमो और क्लोरो में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? ब्रोमो। तो नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। याद रखना जब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल फेल हो जाए, मतलब इससे टाई हो जाए, सेम सेम नंबर आ जाए, तभी हमें ये अल्फाबेटिकली डिसाइड करना है। पहले ही मत करने लग जाना, गलत आ जाएगा। मतलब कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को हम हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे देन अल्फाबेटिकली। जब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल नहीं बता पा रहा, टाई हो जाए इससे, तभी हमें अल्फाबेटिकली डिसाइड करना है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, और मेन चेन हमारी स्ट्रेट चेन है और इसके अंदर 7 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ आ जाएगा हेप्ट, और सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है इसलिए यहाँ आ गया एन। तो नाम हो गया 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्टेन। तो आज की वीडियो में हमें इतने ही रूल्स पढ़ने थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप इन सबका नाम खुद से लिखो पहले और मेरे आंसर से फिर मैच कर लेना। आप चाहो तो इनके नाम कमेंट भी कर सकते हो। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले कंपाउंड को तो आप पहचान गए होंगे, ये हमारे एक सर है। सबसे पहले सिलेक्ट करो मेन चेन, तो ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन और यही हो जाएगी मेन चेन। फिर करेंगे हम नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलेगा, इधर से करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 दूसरे नंबर पर दोनों मिथाइल मिल रहा है, और अगर इधर से जाएंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर मिल रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए हमारे दो मिथाइल, दोनों ही जुड़े हैं सेकेंड नंबर के कार्बन एटम से, तो ये हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल। फिर मेन चेन स्ट्रेट चेन है और इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ब्यूट, और सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, तो ये हो जाएगा एन, और कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम हो गया 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट अब बी करते हैं। इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई हमारी ये वाली, या ये वाली भी बोल सकते हो। सपोज मैं इस वाले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मेन चेन बोल रही हूँ, तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो गए? एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये हो गया इथाइल, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी है इथाइल। अब नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले, 1 2 3, और इधर से करेंगे तो 1 2 3। दोनों तरफ से हमें सेम तीसरे नंबर के कार्बन एटम पर मिल रहा है, तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। सपोज मैं इधर से कर रही हूँ, तो ये 1 2 3 4 5। सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, तो दो सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, तो ये हो जाएगा डाई इथाइल, और दोनों ही थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर जुड़े हैं, तो हो जाएगा 3 3 डाई इथाइल। और हमारी मेन चेन स्ट्रेट चेन है और इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे पेंट, और सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। अब ये वाला करते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? एक कार्बन चेन तो ये है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। एक कार्बन चेन हमारी ये भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर भी 6 कार्बन एटम्स हैं। 1 2 3 4 5 ये नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर भी 6 कार्बन एटम्स हैं। मतलब 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है हमारे पास, एक ये वाली, एक ये वाली,
और एक ये वाली। अब तीनों में से किसको मेन चेन बोलेंगे? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। अगर हम इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मेन चेन बोलते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या होगा? एक ये हो गया मिथाइल, एक ये हो गया इथाइल और एक ये हो गया इथाइल। मतलब 2 इथाइल और 1 मिथाइल, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। और अगर हम इस वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मेन चेन बोलते हैं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए? एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये और एक ये। तो इस वाली कार्बन चेन को हम मेन चेन बोलेंगे और 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक मिथाइल और 2 इथाइल, 1 2। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले इधर से जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 तीसरे नंबर पर मिलेगा, और इधर से करेंगे नंबरिंग तो 1 2 दूसरे नंबर पर ही सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखेंगे। 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है मिथाइल, ये जुड़ा है सेकंड कार्बन एटम पर, और 2 इथाइल है, एक तीसरे कार्बन एटम पर जुड़ा है और एक चौथे कार्बन एटम पर जुड़ा है। तो ये हो गया 3,4 डाई इथाइल। किसको पहले लिखें? 3,4 डाई इथाइल को या 2 मिथाइल को? 3,4 डाई इथाइल को पहले लिखेंगे क्योंकि डाई ट्राई को कंसिडर नहीं करना है और इथाइल मिथाइल से अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो ये हो गया 3,4 डाई इथाइल, 2 मिथाइल, और मेन चेन स्ट्रेट चेन है, साइक्लिक वाइक्लिक नहीं लिखेंगे, और इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं और सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है। तो यहां पर हम लिखेंगे हेक्सेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3,4 डाई इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। सबसे पहले हमें मेन चेन सिलेक्ट करनी है। तो एक ही कार्बन चेन है इसके अंदर, तो यही हो जाएगी हमारी मेन चेन। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले इधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर के कार्बन एटम पर ही जुड़ा हुआ है, और इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हम इधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट्स को। क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है? एक है क्लोरो, ये है नाइट्रो, और इसको बोलेंगे इथाइल। ईटी मतलब क्या होता है? इथाइल। और सबसे पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को, फिर लिखेंगे क्लोरो को, फिर लिखेंगे नाइट्रो को। तो ये हो जाएगा 5 इथाइल 1 क्लोरो 3 नाइट्रो, और फिर मेन चेन स्ट्रेट है और इसके अंदर 8 कार्बन एटम्स हैं, तो हम लिखेंगे ऑक्ट, और सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन, और फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में कोई नहीं है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 5 इथाइल 1 क्लोरो 3 नाइट्रो ऑक्टेन। अब हम पहले एफ वाले कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, उसके बाद ई वाले की करेंगे। तो इसके अंदर ये हो गई हमारी मेन चेन, या फिर हम इसको भी बोल सकते हैं मेन चेन। तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए? एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया इथाइल और एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल। नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर मिल रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 इधर से भी तीसरे नंबर पर ही मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो अब किधर से नंबरिंग करें? अब आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल लगाओगे तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम 3,5 पोजीशन ही आएगा। मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल है वो वर्क नहीं कर रहा, वो फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम अल्फाबेटिकली डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग किधर से करें। ये सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल और ये है मिथाइल, तो इथाइल और मिथाइल में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? इथाइल। तो हम नंबरिंग इथाइल वाले साइड से करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो ये हो गया 3 इथाइल और ये 5 मिथाइल। 3 इथाइल 5 मिथाइल, और फिर स्ट्रेट मेन चेन है तो साइक्लिक वाइक्लिक कुछ नहीं आएगा, और 7 कार्बन एटम्स हैं तो यहाँ हम लिखेंगे हेप्ट,
और सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, तो ये हो जाएगा एन। तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अब हम ई वाले कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। सबसे पहले मेन चेन, तो ये हो गई मेन चेन, 2 ही कार्बन एटम है। नंबरिंग उधर से जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले, इधर से पहले कार्बन एटम पर 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और इधर से पहले कार्बन एटम पर 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे। तो ये हो गया 1 2। अब हो सकता है यहाँ पर कुछ बच्चे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल को भूल जाए और क्या लगा दे, अल्फाबेटिकली वाला रूल लगा दे। तो वो क्या कहेंगे कि ये जो ब्रोमो है ये क्लोरो और आयोडो से अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम नंबरिंग इधर से कर देंगे, इसको दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2। पर फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया है कि जो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल है उसको हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। जब वो फेल हो जाए तभी हम अल्फाबेटिकल वाला रूल लगाएंगे, अदरवाइज अल्फाबेटिकल रूल यूज नहीं करना है। यहाँ पर नाम हम हमेशा अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे, मतलब सबसे पहले हम ब्रोमो को लिखेंगे, फिर क्लोरो को, फिर आयोडो को। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आयोडो। और इस मेन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स है, 2, तो 2 कार्बन एटम के लिए आएगा इथ। और फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसके अंदर, और ना ही ये मेन चेन हमारी साइक्लिक है, इसलिए साइक्लिक को भी ड्रॉप किया और फंक्शनल ग्रुप भी ड्रॉप हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आयोडो इथेन। नेक्स्ट अब हम ये लास्ट आईआईटी का क्वेश्चन करके इस वीडियो को एंड कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, मेन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, वो है ये वाली, साफ दिख रही है। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो गए, एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये हो गया, क्या नाम है इस सब्स्टिट्यूएंट का, मिथाइल। एमी मतलब क्या होता है, मिथाइल। और एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन एटम्स है इसके अंदर, 1, और एक मिथाइल का कार्बन, तो कितने हो गए 2। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, इथाइल। ऐसे ही एक और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। फिर हमें ये मेन चेन के कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट्स पहले मिले। इधर से जाएंगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो ऑब्वियसली हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब नाम में सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है। एक है मिथाइल जो कि 3rd कार्बन एटम पर जुड़ा है, और 2 है इथाइल जो कि 5th और 6th कार्बन एटम्स पर जुड़े हैं। तो ये हो जाएगा 5 6 डाइइथाइल, और फिर लिखेंगे हम 3 मिथाइल। 5 6 डाइइथाइल 3 मिथाइल। मेन चेन स्ट्रेट चेन है तो इसलिए साइक्लिक नहीं लिखेंगे, और इसके अंदर 10 कार्बन एटम्स हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेक। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो यहाँ पर आ जाएगा एन, और कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 5 6 डाइइथाइल 3 मिथाइल डेकेन। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स और साइक्लोएल्केन्स की नेमिंग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।